अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। सिस्टम थ्योरी का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, और उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट। उनमें से ऑब्जेक्टिव को हमने बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज अब इसका सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे जो कि है कंपोनेंट्स, राइट। कंपोनेंट्स क्या है जी? कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली ऑफ एनी सिस्टम। Each component plays a specific role and contributes to the overall functionality of the system। जैसे आपको इसमें एक नजर आ रहा है जी, ये कंप्यूटर का एक सिस्टम आपको इसमें नजर आ रहा है। ओवरऑल सिस्टम को उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक सिस्टम के अंदर? एक इनपुट का कंपोनेंट है, सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, यानी प्रोसेसर को फर्दर डिवाइड किया हुआ है रजिस्टर्स और कम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर, और फिर मेन मेमोरी आ जाती है। ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब उसने कहा जी कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये अलग बिल्डिंग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये सेपरेट। ये तमाम जो है ब्लू कलर में आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली ऑफ एनी सिस्टम। अब ये कंप्यूटर सिस्टम है तो हम कहेंगे जी दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल। अब इसमें से देखें हर कंपोनेंट का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। फॉर एग्जांपल इनपुट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, कंपोनेंट है, उसका काम क्या है? इनपुट प्रोवाइड करना। और आउटपुट जो कंपोनेंट है उसका काम है आपको डिस्प्ले करना आपकी आउटपुट को आपकी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, यानी मॉनिटर्स पे, प्रिंटर्स पे, या किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। मेन मेमोरी का क्या काम है कि आपने अगर एक से ज्यादा या एक कोई एप्लीकेशन ओपन की हुई है कंप्यूटर में तो उसको बारी बारी स्विच करना। रजिस्टर्स का एक अपना काम है, कम्बिनेशनल लॉजिक का अपना काम है, और कंट्रोल यूनिट का जो है वो अपना काम है जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। अब बेसिकली तो इनके हर जो स्पेसिफिक रोल है, और लेकिन जो स्पेसिफिक रोल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल द फंक्शनैलिटी, यानी ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो सिस्टम की डिपेंड करती है इन तमाम कंपोनेंट्स की आपस में रिलेटेड कम्युनिकेशन से जो है वो काम पूरा होता है, कोई भी एक टास्क जो है वो सरंजाम दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। अब इसमें क्या है कि जी हर कंपोनेंट का रोल को हम अंडरस्टैंड करना इतना ही जरूरी है कि जिससे हमें ये पता चल सके कि पूरा एंटायर सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। जाहिर है जब तक हमें कंपोनेंट्स के रोल का नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से एक सिस्टम के रोल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, improving performance and refining the system design. Smooth and proper working of these components together ensures the system meets its objective। यानी अगर ये तमाम कंपोनेंट स्मूथ और प्रॉपर वर्किंग करते रहें और तो उसका जो रिजल्ट आता है तमाम कंपोनेंट्स का सेपरेटली तो वो मिलकर क्या है इंश्योर कर देते हैं अपने पूरे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें हासिल हो जाता है। अब इसमें अगर आपको कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आ जाए तो आपने कहाँ से लिखनी है? जो कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक से लेके और यहाँ फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम तक ओनली कंपोनेंट की डेफिनेशन है, और अगर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़े तो ये सारी आप उसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं विद दिस डायग्राम। तो आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको एक टिडबिट्स दी हुई है जी, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डीएनए सिस्टम। कंसीडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव सिस्टम। इट इज अ रिमार्केबल सिस्टम कंप्राइजिंग सब सिस्टम्स, यानी हमारा जो एक बॉडी है उसमें कौन से सब सिस्टम्स हैं हमारे अंदर, सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड। यानी हर एक सिस्टम का अपना अपना एक अलग काम है और वो सब मिल के एक ह्यूमन बॉडी को लाइव रहने के लिए जो है वो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। डीएनए इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर द लाइफ इट सिस्टम that contains all the instructions for an organism to grow, develop and reproduce passed on from generation to generation। यानी हर चीज का वो एक सिस्टम जो है वो आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। आप इनमें से भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं जी, एनवायरनमेंट। सेकंड हमने पढ़ा कंपोनेंट, थर्ड हम पढ़ लेते हैं एनवायरनमेंट आज के लेक्चर में ही। द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी कोई भी चीज जो एक्सटर्नल होगी आपके सिस्टम से वो उसकी एनवायरनमेंट कहलाएगी।
दैट इंटरेक्ट्स विद इट, जो कि उसके साथ इंटरेक्ट करती है. It consists of all the external factors that affects the system's operation. और ये किस पे मुश्तमिल होता है? उन तमाम एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर जो कि इफेक्ट करता है सिस्टम के ऑपरेशन के ऊपर. अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम इज इम्पोर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग इनपुट एंड रिसीविंग आउटपुट्स. यानी एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे जो है इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम एसी को लिया जाता है, अगर हम एसी की एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम अगर गर्मियों में चलाएं तो हमारी बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है वो एसी की कूलिंग को भी इफेक्ट करती है. लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, नॉर्मल मौसम हो, तो एसी जो है उस पे उतना इफेक्ट नहीं होता, उसकी कूलिंग जो है वो ज्यादा होती है और टेम्परेचर हमें बहुत कम नहीं करना पड़ता. लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर हमें टेम्परेचर बहुत लो रखना पड़ता है ताकि गर्मी से बचा जा सके. तो ये है जी एनवायरनमेंट, यानी कोई भी चीज जो आउटसाइड द आपके सिस्टम होगी वो उसके एनवायरनमेंट कहलाएगी. देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट सिस्टम डिजाइन एंड इट्स फंक्शनैलिटी. टू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड. कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जी? स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक. फर्स्ट वन को डिटेल से देखते हैं जी. स्टैटिक वर्सेस डायनामिक क्या है? स्टैटिक मीन द एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज, यानी स्टैटिक रहता है एनवायरनमेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आती. अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट, यानी जब तक जो है वो सिस्टम कोई आउटपुट प्रोवाइड ना करे. देयर आर नो चेंजेस अकरिंग इन एनवायरनमेंट व्हाइल द सिस्टम इज वर्किंग इंटरनली. यानी जब तक सिस्टम अंदर ही अंदर अपना इंटरनल वर्क करता रहता है तो एनवायरनमेंट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता. एनवायरनमेंट पे सिर्फ तब इफेक्ट आता है जब वो सिस्टम जो है कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है. जबकि डायनामिक में क्या होता है? द एनवायरनमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट. यानी डायनामिक सिस्टम कौन सा होगा? क्या प्रॉपर्टी है डायनामिक? एनवायरनमेंट आपका चेंज होता रहता है इंडिपेंडेंटली, उसका सिस्टम की आउटपुट से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता. और द सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन द एनवायरनमेंट. और सिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है चेंजेस का जो कि ओवर टाइम होती रहती है एनवायरनमेंट के अंदर. ये होता है डायनामिक. और उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस क्या है जी? डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फुली नोन एंड सर्टेन इम्पैक्ट्स ऑफ इट्स आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट. यानी डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है डिटरमिन करना, जो हमें ऑलरेडी डिटरमिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फुली नोन है और जो सर्टेन इम्पैक्ट्स होते हैं उसके उसकी आउटपुट के एनवायरनमेंट के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं. नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या है? The impact of the system's output on the environment is characterized by inherent uncertainty. यानी उसके अंदर जो inherent uncertainty होती है, randomness होती है, यानी कभी कोई इफेक्ट आ गया, कभी कोई इफेक्ट आ गया और कोई भी प्रोबेबिलिटी जो भी हो सकती है उसके अंदर ना जो है उसके अंदर जो भी तब्दीली आ सकती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आता है. डिटर्मिनिस्टिक में सिर्फ नोन और सर्टेन इम्पैक्ट जो है वो आता है जो ऑलरेडी पता होते हैं. तो ये थे जी इसकी दो प्रॉपर्टीज, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक और डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक. उसके बाद आ जाएं जी इसके लास्ट पॉइंट पे, कम्युनिकेशन, जो इसकी फोर्थ इसका एक्सपेक्ट था, प्रोस्पेक्टिव था. कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट इज की टू द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. कम्युनिकेशन जो है जाहिर है जो राब्ता होता है किसी भी कंपोनेंट का आपस में उसको सिस्टम बनाने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन और उसका बाहमी राब्ता, उसका इंटरेक्शन जो है वो एक की पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए. इट एंश्योर्स दैट द कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव. और ये इस बात को एश्योरिटी देता है कि जो कंपोनेंट एक साथ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइज्ड और एक स्मूथ मैनर में, उसका मकसद क्या होता है? ओवरऑल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को मीट करना. अगर उनमें से कोई एक भी कंपोनेंट जो है वो स्मूथ काम ना करे तो सिस्टम की ओवरऑल जो आउटपुट है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, वो खराब हो जाती है या वो सही रिजल्ट नहीं आता. फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू फेच एंड स्टोर डाटा. अब वो यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रहा है? आपने एग्जाम्पल की एक बड़ी सारी हेडिंग देनी है, उसके अंदर आपने लिखना है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें सीपीयू क्या करता है? कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ. किस मकसद के लिए? डेटा को स्टोर और फेच करने के लिए. यानी जब आपने कोई फाइल बनाई है तो डेटा स्टोर होगा आपके सिस्टम पे जब आप सेव करेंगे, और जब आपने उसको दोबारा खोलना है तो वो उसको फेच करके मेमोरी में लेके आएगा. एंड इन एन बायोलॉजिकल सिस्टम
ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू मसल्स। और इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल सेंड करता है मसल्स को टू इनिशिएट द मूवमेंट। जैसे अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में एग्जांपल दी थी, किसी हॉट चीज को हम टच करते हैं तो फौरी तौर पे हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हमारे मसल्स को कि ये चीज जो है ये हॉट है, और हम फौरी तौर पे हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं। तो इसके बाद जी है सिस्टम इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, के सिस्टम किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, और ये उसकी कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। इन एक्टिविटीज को भी अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह हम इसको परफॉर्म करेंगे और आपको एक्टिविटीज भी करके दिखाएंगे। तो ये टॉपिक जो है वो यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ द सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बुक अभी मार्केट में भी नहीं आई। तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं प्री नाइन्थ में, बहुत से बच्चे जो है वो जनवरी में प्री नाइन्थ उनकी स्टार्ट हो जाती है बहुत से स्कूलों में, तो उनके लिए ये लेक्चर्स फ़ायदेमंद होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।